तो देखिए, कुछ नेटवर्क के चलते ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही है। तो हम जो एमसीक्यू के जो लेकर चले थे एमसीक्यू का, उसको आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि हमारा इतिहास जो हम कर रहे थे महाजनपद से रिलेटेड एमसीक्यू, और इस एमसीक्यू को समझने की कोशिश करते हैं एमसीक्यू के माध्यम से पूरा का पूरा इतिहास। तो जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कल कराया था, आज कुछ क्वेश्चन है कि कौन से दो महाजनपद है जो गंगा और जमुना के द्वाब क्षेत्र में स्थित है। तो उसका जो आंसर था वो था एक तो कुरु और दूसरा पंचाल। कुरु और पंचाल कौन था? तो कुरु वो क्षेत्र है जो कि गंगा और जमुना द्वाब पर है, स्थित है। और साथ में ये कुरु ही इकलौता ऐसा महाजनपद है जिसकी जड़ जो है वैदिक कल्चर से दिखाई देता है। और वैदिक कल्चर से जड़ दिखाई देने का मतलब ये है कि वैदिक काल में हम देखते हैं, वैदिक काल में तो वेद के समय में हम देखते हैं, आज से उस समय के 1500 से 1000 बीसी में जब सुदास राजा हुआ करते थे, और सुदास राजा ने जो लड़ाई लड़ी थी, और वो लड़ाई लड़ी थी किसका? द बेटल ऑफ टेन किंग, बेटल ऑफ टेन किंग, दशरास युद्ध बोलते हैं। कहाँ हुआ था? परुशनी नदी पे, परुशनी नदी पे, आज के रावी नदी है, जहां पर सुदास जीते थे। और आगे चल के यही भारत वंश कुरु वंश में बदल जाता है, जहां पर हमें महाभारत में इसकी साक्ष्य मिलता है। तो कुरु और पंचाल जो है, ये आपको कुरु खासकर महाभारत मतलब वैदिक कल्चर से आपको दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी, कुरु और पंचाल। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि किस महाजनपद को गणराज्य न मानकर राज्य माना जाता है। इसमें से क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा महाजनपद है जिनको गणराज्य न मानकर राज्य माना जाता है। बज्जी, कुरु, चेदी और मगध। तो हम देखते हैं कि बज्जी, कुरु, चेदी, ये तीनों के तीनों जो है, खासकर सारे तो नहीं तो बज्जी जो है वो गणराज्य है। कुरु भी एक तरीके से गणराज्य था, चेदी भी आता है गणराज्य में। लेकिन जो मगध है ये गणराज्य के रूप में नहीं, राज्य के रूप में जाना जाता है। और ये इसके बारे में जो एक किताब है बौद्ध धर्म का, और उसका नाम है महावंशा। महावंशा ये किताब कहता है कि ये एक गणराज्य न होकर राज्य, और एक तरीके से देखा जाए जो महापद्मनंद थे वो उन्होंने पूरी की पूरी गणराज्य सिस्टम को खत्म करके एक राष्ट्र के रूप में विकसित किया था महापद्मनंद ने, जिनको एक सम्राट कहा जाता है उस समय का। तो ये जो गणराज्य का विकास न होकर राज्य का विकास होता है, और यही मगध ऐसा साम्राज्य है जो हमें 16 महाजनपदों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली दिखाई देता है। और साथ में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो महाजनपद है उसको मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य का गठन होता है, जिसका आते आते नंद वंश के बाद मौर्य वंश में इसकी जो पूरा का पूरा एरिया दिखाई देता है वो भारत के पारस से लेकर मतलब ईरान से लेकर वेस्ट बंगाल, आज के बंगाल ऊपर यदि कहे तो जम्मू एंड कश्मीर से लेकर नीचे आपके कर्नाटका तक इतना बड़ा साम्राज्य आपको दिखाई देता है। किसका? तो ये दिखाई देता है आपका मगध साम्राज्य का। मगध साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली हुआ। आगे चलकर इसको गणराज्य न मानकर बहुत सारे बौद्ध के जो किताब है इसको राज्य के रूप में कहा है, इसको राज्य के रूप में माना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? मगध साम्राज्य। 70 क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य श्रमण परंपरा के विकास से जुड़ा हुआ है? क्या होता है श्रमण परंपरा? तो श्रमण परंपरा का मतलब होता है श्रम से आया है। इसका मतलब यह होता है कि जितने कुछ ऐसे गणराज्य थे, एक ऐसा जगह है जहां पर वैशाली जिसको बोला जाता है, जहां पर लिच्छवी है, वहां पर हम
हमने देखा है कि दो धर्म निकल के आते हैं, एक बौद्ध धर्म आता है और एक जैन धर्म आता है। जो ये श्रमण था, परंपरा था, ये उस वैदिक कल्चर को नहीं मानता था जिसमें सेक्रीफाइस कर्मकांड की बात होती थी। तो उस परंपरा को ना मानने वाला, जो वैदिक संस्कृति को ना मानने वाले को श्रमण परंपरा बोला जाता है। और यही श्रमण परंपरा में देखेंगे तो ये बज्जी आता है। बज्जी के अंदर बहुत सारे गणराज्य हुए, जो कि लिच्छवी है, मल है, कुरु है। तो ये जो आपके गणराज्य है, खासकर बज्जी गणराज्य, जहां पर हम दो बड़े धर्म की उत्पत्ति देखते हैं, एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म का, जो कि वैदिक संस्कृति को ना मानने वाले थे। तो यहां से उठना और इसी परंपरा को हम श्रमण परंपरा बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? बज्जी परंपरा। मतलब बज्जी जो है, जहां पर हम कह सकते हैं कि ये श्रमण परंपरा है। आगे देखिए 71 क्वेश्चन, किस महाजनपद का उल्लेख ऋग वैदिक में भी मिलता है? इनमें से हम ये देखेंगे, अभी हमने बताया था कि 16 महाजनपदों में से कुछ ऐसे महाजनपद है जिनकी अस्तित्व जो है प्रारंभ होता है वैदिक कल्चर से। और उसमें से कौन सा है? अंग, कुरु, मगध और अवंती। तो उसमें से है कुरु के बारे में अभी बताया था। कुरु जो प्रारंभ होता है वो सबसे पहले सुदास राजा हुआ करते थे, जिन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी परुशनी नदी पे, मतलब आज के रावी नदी पे। और इस रावी नदी पे जो उन्होंने लड़ाई लड़ा था, इस रावी नदी पर जो लड़ाई लड़ा गया था, जिसको बैटल ऑफ 10 किंग बोला जाता है, बैटल ऑफ 10 किंग, 10 राजाओं को हराए थे। और 10 राजाओं को हराने के बाद आपके कुरु वंश का निर्माण हुआ था, भरत वंश का निर्माण हुआ था। इन्हीं के ही वंशज थे भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। और यही महाभारत में भी इसका साक्ष्य मिलता है। तो केवल कुरु महाजनपद है जिसका साक्ष्य ऋग्वैदिक से भी आपको मिलता है। और ये जो लड़ाई हुआ था वो ऋग्वैदिक काल में ही, जहां पर 1500 बीसी से लेकर पहली बार 1000 बीसी में ये लड़ाई हुई थी इसके बीच में, जहां पर पहली बार जो जनजातियां थी वो आपस में टकराई। वो जनजातियां, जो कुछ जनजातियां आर्यन अपने आप को मानते थे, कुछ जनजातियां जो आर्यन नहीं थे, आपस में टकराए, आपस में मिले, सुदास से लड़े और सुदास इसमें विजय प्राप्त हुआ था, सुदास को विजय मिला था। तो ये इसकी कहानी है। कुरु वंश ऐसा है जहां पर ऋग्वेद में इसका अस्तित्व मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है। आगे देखिए 72 क्वेश्चन। यदि 72 क्वेश्चन के बारे में पता करें तो मगध साम्राज्य के विस्तार का प्रमुख कारण क्या था? क्या कारण था मगध साम्राज्य का विस्तार के कारण? क्वेश्चन ये है। तो मगध साम्राज्य का विस्तार के कारण बहुत सारी चीजें था। सबसे पहले तो इसकी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति ये बहुत महत्वपूर्ण थी। बाकी सैनिक शक्ति और कृषि उत्पादन भी है, लेकिन इनमें से देखा जाए तो सी जो है ना सुटेबल आंसर है। क्यों है? इसका मैं रीजन बताता हूं। इसका राजनीतिक भौगोलिक स्थिति का मेन कारण है कि इसके दो राजधानी कैपिटल, एक कैपिटल इसके राजगृह और दूसरा जो कैपिटल आपका बना पाटलिपुत्रा। ये दोनों के दोनों राजधानी था, बड़ा सेफ था और किलाबंदी थी। किलाबंदी का क्या मतलब? राजगृह जो है कि चारों तरफ माउंटेन मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ था। साथ में पाटलिपुत्रा को वाटर फोर्ट बोला जाता है। वाटर फोर्ट का मतलब होता है फोर्ट। वाटर फोर्ट का मतलब होता है कि पानी का किला। तो पाटलिपुत्रा चारों तरफ से पानी से, जहां पर सोन, फाल्गु, गंगा ये नदियां जो है वो घिरी हुई थी, तो आसानी नहीं था पाटलिपुत्रा को भी पार करना।
दूसरा कारण था इसकी भौगोलिक स्थिति, इसकी कैपिटल जो पहली राजधानी थी राजगृह। राजगृह को भी भेदना आसान नहीं था क्योंकि राजगृह भी पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो इसका कारण बना, आयरन की खोज। आयरन की खोज, लोहे की खोज ने बहुत शक्तिशाली बना दिया इस साम्राज्य को। झारखंड में लोहा पाया जाता था, मगध के पास झारखंड है, आसानी से लोहा मिल जाता था। और लोहा मिलने से सबसे बड़ी बात हुई कि लोहा जो है ना, पहली बार जंगलों को काट कर कृषि योग्य खेती का निर्माण करना, बहुत सारे खेत का निर्माण किया गया। आसानी से लोहे से काटा जा सकता था और बहुत कृषि उन्नति में हुआ क्योंकि गंगा के जो प्लेन है वो कृषि के लिए ही जाना जाता है। और इसके चलते ये उत्पादन बढ़ा, पैसे आए लोगों के पास, सैनिक बहुत बड़े रखे और सैनिक रखने से ये क्या हुआ, तो इसके सैनिक रखने से मजबूत हुआ मगध। तो मगध का सबसे महत्वपूर्ण था इसका रणनीतिक भौगोलिक स्थिति जो इसका विस्तार का सबसे बड़ा कारण बना। आयरन की खोज ने इसको बहुत प्रबल बनाया। खेती जो उत्पादन था गंगा के मैदान पर, यह भी इसको ताकतवर बनाया। इसका सी आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 73 क्वेश्चन। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य की विस्तृत करने के लिए किस रणनीति का प्रयोग किया गया? अब बिंबिसार हर्यक वंश का पहला राजा, हर्यक वंश का डायनेस्टी का पहला राजा बिंबिसार, जो कि 500 आपके कहा जाता है 64 के आसपास 493 तक रहे थे। तो बहुत साल रहे, 18 साल की उम्र में बिंबिसार राजगद्दी पर बैठ गए थे। 18 ईयर की एज में, 18 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठ गए थे। बिंबिसार ने जो वास्तविक संस्थापक है हर्यक वंश का, और इन्होंने 3 नीतियां अपनाया था अपने विस्तार करने के लिए। राज्य का विस्तार करने के लिए इन्होंने 3 नीतियां अपनाया था। एक तो वैवाहिक संबंध था जो हम देख रहे हैं। दूसरा इन्होंने मैत्रिक संबंध भी करते थे। मैत्रिक संबंध का मतलब पहले ये काम करते थे, मित्रता बढ़ाते थे और मित्रता से वर्चस्व करके उसको अधीन एक तरीके से कर लेते थे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण था इनका विस्तार नीति, वो था वैवाहिक, मैरिज अलायंस। और वैवाहिक स्थिति कैसा था, तो इन्होंने 3 शादियां किया था। पहला काशी इनको दान में मिला था और वहां पे महाकोशली देवी के साथ इनका शादी हुआ था, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी काशी से, और काशी इनको दहेज में भी मिल गया था। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि लिच्छवी में भी इन्होंने चेलना के साथ किया था, चेलना के साथ, लिच्छवी एम्पायर के साथ। और तीसरा मद्र नरेश के पुत्री क्षेमा थी, क्षेमा, इनके साथ भी इन्होंने शादी किया। तो पहली शादी काशी के महाकौशली देवी के साथ शादी करने के बाद दहेज में मिल गया था इनको काशी। साथ में लिच्छवी से अच्छा संबंध हुआ करता था, चेलना के साथ शादी करा और उन्हीं से चेलना से पैदा हुए थे अजात शत्रु। आगे चल के काशी को भी अधीन कर देते हैं अजात शत्रु, जो अपने उस समय के भयानक हथियार का प्रयोग करेंगे, महाशिलाकंटक और रथमूसल का। देखेंगे उनकी कहानी। और तीसरी शादी क्षेमा के साथ हुआ था, जो कि मद्र नरेश आज के पंजाब में स्थित है। और इन तीनों शादियों के बलबूते इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो बिंबिसार का सबसे इफेक्टिव नीति हुआ था मैरिज अलायंस, और मैरिज अलायंस के आधार पर इन्होंने अपने पूरा साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश किया था बिंबिसार ने। आगे देखिए 74 क्वेश्चन। अजात शत्रु ने बजी संघ को हराने के लिए किस अस्त्र का प्रयोग किया गया? अब देखो, हर्यक वंश को पितृहंता डायनेस्टी भी बोला जाता है। पितृहंता डायनेस्टी का मतलब होता है अपने ही पिता को मार देना।
बिंबिसार को मारा था उनके बेटा अजातशत्रु ने, जो कि 493 बीसी में राजगद्दी पे बैठे थे। अजातशत्रु जिन्होंने अपने पिताजी को मार के राजगद्दी को पाया था। साथ में बज्जी संघ को, लिच्छवी एम्पायर को इन्होंने हराया था। अपने ही मामा के खिलाफ चले गए थे और बहुत बुरी तरह कुचल दिए थे बज्जी लिच्छवी को। उन्होंने उस समय के 2 परमाणु बम का प्रयोग किया था। उस समय का परमाणु बम ही था और उसका था पहला तो महाशिलाकंटक, एक तो महाशिलाकंटक और दूसरा रथ मूसल। दूसरा जो था वो रथ मूसल था। ये 2 बड़े परमाणु बम थे, 2 प्रकार के, महाशिलाकंटक और रथ मूसल। अब महाशिलाकंटक क्या था, तो ये क्या करते थे कि बड़े बड़े पत्थरों को फेंका जाता था किला को तोड़ने के लिए। बड़े बड़े पत्थर को फेंका जाता था किला को तोड़ने के लिए, तो ये इसका काम था महाशिलाकंटक का। और दूसरा सबसे बड़ा काम था जो उन्होंने, अजातशत्रु ने रथ मूसल का प्रयोग किया। ये अद्भुत था। रथ मूसल जैसे बाहुबली पिक्चर में आपने देखा होगा, जो बल्लभ देव के साथ वो जो एक तो आपके बल्लभ देव का जो रथ मूसल था, जो ऐसे नहीं लोहे के लिए लोहे का फैन लगा रहता था और ये चक्री तरह घूमता रहता था, लोगों को काट देता था। आपने बाहुबली मूवी देखना, उसमें दिखाया गया है। अजातशत्रु के ये हथियार थे। जब उन्होंने बज्जी को, लिच्छवी एम्पायर को अपने पैरों पे कुचल दिया, अपने ही नाना और मामा को, उस समय उन्होंने 2 बड़े तोपों का प्रयोग किया। एक महाशिलाकंटक जो बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े पत्थरों को उठा के किला को तोड़ने का काम आता था। दूसरा जो लोगों को, मतलब एक बार में 50-50 लोगों को काट देता था, वो लोहे का हथियार। तो इस चीज के लिए जाने जाते हैं अजातशत्रु, अपने ही मामा, अपने ही नाना को हराने के लिए। तो और खासकर अपने पितृहंता डायनेस्टी भी हड़यक डायनेस्टी कहा जाता है, जहां अजातशत्रु ने अपने पिताजी को मारा था, वही उदयन आएगा अजातशत्रु का बेटा जो अपने पिता को ही मारेगा। पितृहंता डायनेस्टी है हड़यक डायनेस्टी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। महाशिलाकंटक और रथ मूसल 2 प्रकार के आपके हथियार दिखाई देता है अजातशत्रु के समय में। तीसरा 75 क्वेश्चन है, महापद्मनंद को किस नाम से जाना जाता है? कौन थे महापद्मनंद? ये नंद वंश का। तो पहले एक लिंक देख लेते हैं कि कौन कौन सा वंश बना था। सबसे पहला जो वंश था वो बृहद्रथ वंश था, बृहद्रथ वंश था। दूसरा वंश जो आया वो हर्यंक वंश आया, हर्यंक वंश आया। और तीसरा वंश जो बना शिशुनाग वंश बना, शिशुनाग वंश। इसके बाद जो वंश बना वो नंद वंश बना, नंद वंश। और आखिरी में जो बना द ग्रेट मौर्य एम्पायर, मौर्य वंश का निर्माण हुआ। तो बृहद्रथ वंश के बाद हर्यंक वंश, हर्यंक वंश का जो संस्थापक थे वो बिंबिसार हुआ करते थे। वहीं शिशुनाग वंश का संस्थापक खुद शिशुनाग थे, जो नाग दशक को मार के बैठे थे राजगद्दी पे, जो हर्यंक वंश के आखिरी राजा हुआ करते थे। उसके बाद पद्मानंद आए और पद्मानंद की एक बहुत बड़ी कहावत है। पहली बार किसी को एक सम्राट के रूप में माना गया वो पद्मानंद थे। मैं आपको बता रहा हूं, इतिहास में एक बड़ा लोगों ने अत्याचार किया है एक वंश के साथ, वो है नंद वंश के साथ। हो सकता है कि चाणक्य ने, उन्होंने नंद के वंश के धनानंद ने बहुत सारे गलतियां किया हो, टैक्स बहुत ज्यादा लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसकी अच्छी चीज है उसको भी हम बेकार कर दें। पद्मानंद जो थे पहली बार मगध का विस्तार प्रारंभ किए। अभी इमेजिन करिए, पद्मानंद के पास 2 लाख पैदल, पहली बार इतनी बड़ा सैनिक, 2 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख पैदल सैनिक थे। साथ में 60,000 घुड़सवारी थे और 20,000 के आसपास इनके हाथियों का, हाथी के ऊपर बैठा हुआ सैनिक था। मतलब पहली बार इतनी मात्रा में किसी ने सैनिक रखा वो महापद्मानंद थे।
और इसीलिए इनको एक सम्राट की उपाधि भी धारण किया था इन्होंने। एक सम्राट का या प्रथम चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि जिन्होंने धारण किया था वो किसने किया था? तो महापद्मनंद ने, जो पहली बार इतिहास में ऐसा आया था। मगध के पहले इतिहास में जब विस्तार प्रारंभ किया, 9 बड़े क्षेत्रों को मगध के अधीन किए महापद्मनंद ने, तो इनकी वीरता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, इनकी वीरता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और पहली बार बता रहा हूं, जो साम्राज्य जो होता है स्थापित किया, और मगध का साम्राज्य स्थापित करने वाला पहला बंदा था महापद्मनंद, जो इनकी ये कहानी है। तो प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाते हैं। और दूसरा इनका और है, एक राट की भी उपाधि इन्होंने धारण किया था, एक राट की उपाधि भी इन्होंने धारण किया था। साथ में इनकी उपाधि और भी है, इनको सर्व संतक बोला जाता है। सर्व संतक का मतलब होता है कि क्षत्रियों को विनाश करने वाला। इन्होंने मतलब कहा जाता है कि 9 क्षत्रिय राजाओं को इन्होंने हरा दिया था, तो क्षत्रियों का विनाशक भी कहा जाते हैं महापद्मनंद। ये है महापद्मनंद की कहानी। आगे देखिए 76 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारण मगध के उत्थान का नहीं था? ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन ऐसा कारण है जो मगध का उत्थान के कारण नहीं बना। दूसरा, पहला, क्या लौह खनिज का उपलब्धता? एकदम सही है, एकदम सही है ये वाला। तो क्यों? क्योंकि मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि झारखंड में आयरन मिलता था। आयरन की खोज ने सबसे बड़ी कला 2 क्षेत्रों में किया। पहला तो जंगलों को काटने के रूप में, जहां पर जंगल को आसानी से काट दिया जाता था, साथ में एग्रीकल्चर कृषि योग्य खेती को बढ़ा देना, और दूसरा उससे बढ़िया प्रकार की तलवारें बनती थी जो लड़ाई के क्षेत्र में काम आता था। तो आयरन लॉ की खोज ने बहुत ही शानदार काम किया था मगध का। देखिए मगध का विस्तार जो है ना, उसके 4 पिलर है जहां पर इसको बड़ा साम्राज्य घोषित करता है और बहुत बड़ा साम्राज्य बना देता है, जिसकी राजधानी, जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखते हैं ईरान से लेकर बंगाल तक और ऊपरी हिस्सा जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटका तक फैला हुआ इतना बड़ा विस्तार मगध साम्राज्य हुआ था। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारण बना, उसकी राजधानी। पहली तो राजधानी का मतलब राजगिरी और दूसरा पाटलिपुत्रा। इन्होंने क्या काम किया कि ये दोनों की राजधानी जो था वो गढ़ का काम किया। एक तो राजधानी जो राजगिरी है, चारों तरफ इसके पहाड़ है, तो इसको माउंटेन फोर्ट बोला जाता है। मतलब पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ राजगिरी ये किला की तरह काम कर रहा था और इसको भेदना आसान नहीं था। दूसरा कारण जो बना वो इसकी दूसरी राजधानी पाटलिपुत्रा, जिसका आविष्कार, जिसका स्थापना उदयन ने किया था। और पाटलिपुत्रा की खासियत ये थी कि इसके चारों तरफ पानियों से घिरा हुआ था। सोन, फाल्गु, गंगा, ये सारे के सारे नदियां इसके आसपास है और चारों तरफ से ये नदी था। तो ये वाटर फोर्ट की तरह काम कर रहा था, जल किला की तरह काम कर रहा था। इसको भेदना इतना आसान नहीं था। दूसरा कारण बना आयरन की खोज। आयरन की खोज ने तो एक अलग ही दिशा में लेकर चला गया, क्योंकि पहली बार बढ़िया तरीके का हथियार जो तलवार है, झारखंड हमारे बगल में है, आयरन वहां से निकलता है और आयरन से 2 महत्वपूर्ण काम हुआ। कृषि में बदलाव हुआ, क्योंकि उस समय जो जंगल हुआ करते थे उसको काटना आसान हो गया लोहे से। दूसरा, कृषि योग्य भूमि विस्तार करते गए, साथ में जो हथियार बनाए गए वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मजबूत बनाए गए। और यही कारण था कि मगध साम्राज्य जो है उसने बहुत बड़ा साम्राज्य जो अपने आप को बना दिया। दूसरा जो मैं बता रहा था, गंगा घाटी के उपजाऊ भूमि, ये भी एक कारण बना इसके मगध का उत्थान का। और तीसरा, हाथियों के सेना ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि कहा जाता है कि मगध साम्राज्य का विस्तार में सबसे मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाया वो हाथियों के सेनाओं ने, क्योंकि इससे पहले किसी के पास नहीं था। महापद्मनंद जो है,
जो एक सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, वो हाथियों का सेना पहली बार उन्होंने सेना में भर्ती करवाया था। और इसलिए महापद्मनंद, मैं तो पता नहीं, इतिहासकार तो चंद्रगुप्त मौर्य को एक्चुअल वास्तविक संस्थापक बोलते हैं मगध का, लेकिन मैं महापद्मनंद को बोलता हूं। उसका मुख्य कारण था 2 लाख सेना, 60,000 घुड़सवारी और 20,000 हाथियों की सेना। उसने 9 राजाओं को कुचल दिया था और इसीलिए क्षत्रियों का हंतक के रूप में जाने जाते हैं महापद्मनंद, जिन्होंने वास्तविक संस्थापना किया था किसका? मगध साम्राज्य का। तो तीसरा जो कारण है समुद्री व्यापार, ये नहीं हो सकता, क्योंकि व्यापारिक मार्ग पर अभी मगध का कोई वर्चस्व नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 77 क्वेश्चन, मगध के किस शासक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा बौद्ध धर्म का शासक है जिन्होंने कौन सा ऐसा शासक है जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया है? बिंबिसार ने एकदम, क्योंकि बौद्ध जो बुद्ध थे इसी समय थे, बुद्ध और बौद्ध धर्म इसी समय उत्पन्न हुआ था, बिंबिसार के समय में, और गौतम बुद्ध इनके समकालीन हुआ करते हैं। दूसरा, अजातशत्रु के समय में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, पहला काउंसिल, वो अजातशत्रु के समय हुआ था, महाकश्यप के चेयरमैनशिप में। तो अजातशत्रु ने भी प्रचार प्रसार किया था। महापद्मनंद और अशोक ने तो किया ही था। तीसरा, बौद्ध संगति जो है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन्हीं के समय में हुआ था। और महापद्मनंद ये नहीं जाने जाते हैं, इनको भाई कोई लेना देना नहीं। मैं इस राजा को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं इतिहास में, पता नहीं कोई और मानता है कि नहीं। ये इस राजा ने कोई नहीं रिलीजियस मैटर पे इंटरफेयर नहीं करते थे। मस्त इन्होंने कुचला बहुत सारे राजाओं को और एक मगध को मजबूत राज्य बना दिया। तो महापद्मनंद है वो बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में नहीं देखे गए। अगला है 78, महापद्मनंद ने कितने क्षत्रियों को नष्ट किया था? जैसा कि पुराणों में उल्लेख है, देखिए आई गया। तो महापद्मनंद ने 9 क्षत्रिय राजाओं को, जो कि पुराणों में पाया जाता है कि 9 क्षत्रियों को उन्होंने क्या कर दिया था? इन्होंने ध्वस्त कर दिया था। क्षत्रिय सर्व क्षत्र हंतक भी बोले जाते हैं, साथ में क्षत्रिय हंतक भी बोले जाते हैं, और एक राट की भी उपाधि धारण किया था इन्होंने। एक राट का मतलब एक सम्राट, वो सम्राट जो कि भारतवर्ष में इकलौता हुआ पहला सम्राट बोला जाते हैं महापद्मनंद। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो गया 9। अब देखिए 79, किस ग्रीक इतिहासकार ने नंद वंश की अपार धन संपत्ति का वर्णन किया है? टालमी, एरियन, मेगास्थीन और क्रेटियस। इनमें से कौन से ऐसे ग्रीक इतिहासकार है जो नंद वंश के बारे में ये बताते हैं कि उनके पास धन संपत्ति बहुत ज्यादा हुआ करता था? और क्यों नहीं होगा? धनानंद महाराज इसीलिए जाना जाते थे। धनानंद 2 चीजों के लिए जाने जाते थे, एक तो खूब दारू पीना और साथ में धन संपत्ति बटोरना। कर इन्होंने इतना लगा दिया था लोगों पे कि अत्याचार ही अत्याचार होने लगे थे, और यही कारण था कि कौटिल्य आए और चंद्रगुप्त मौर्य को इतना मजबूत बनाए कि उन्होंने नंद वंश को खत्म ही कर डाला। यही कारण था कि इनके पास धन संपत्ति बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो देखो टालमी जो है वो बिंदुसार के समय दिखाई देते हैं। बिंदुसार के समय में, बिंदुसार जब आएंगे, और बिंदुसार कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा और अशोक के पिताजी, वो बिंदुसार के समय, बिंबिसार नहीं बिंदुसार के। तो टालमी नहीं है। एरियन जो है वो अलेक्जेंडर के बारे में बताता है। अलेक्जेंडर के बारे में जानकारी हमें एरियन और क्रेटेशियस दोनों से जाना जाता है। एरियन और क्रेटेशियस से अलेक्जेंडर ने कैसे विश्व को जीता था उसके बारे में जानकारी या एरियन के किताबों से मिलता है और क्रेटेशियस का मिलता है। मेगास्थीन है, और मेगास्थीन का बुक है इंडिका, जो ये बताता है कि नंद वंश का अपार धन संपत्ति था। ये इंडिका में बताया जाता है, और किसके द्वारा? मेगास्थीन
और कौन था मेगास्थीन? तो सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थीन जिसने किताब लिखा था इंडिका, और इंडिका से ही पता चलता है कि वो क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है, साथ में इसके बारे में भी पता चलता है। आगे देखिए क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ महावंश में किस मगध शासक का उल्लेख है? उल्लेख नहीं है, नहीं है। तो देखो महावंश क्या है? महावंश जो है ना, श्रीलंका में संस्कृत भाषा में पाली भाषा से इसको अनुवाद किया गया था, लिखा हुआ किताब है। और ये खासकर सबसे ज्यादा फेमस हुआ था जब अशोक के बेटा महेंद्र और दूसरा संघमित्रा प्रचार प्रसार करने गई थी श्रीलंका में। तो महावंशा जो है ना, ये महेंद्र और संघमित्रा के और अशोक का वर्णन है, जो धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए उसने कितना किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था महावंशा ने बौद्ध को प्रचार प्रसार और उसके विस्तृत जानकारी देने के लिए। लेकिन तो ये भी जो है क्योंकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो उन्हीं का नाम इसने डाला है जो कि बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। जैसे कि बिंबिसार एकदम बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, अजातशत्रु पहला काउंसिल हुआ था, अशोक एकदम, तो कौन नहीं? तो महापद्मनंद। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, महापद्मनंद। अब महापद्मनंद के बारे में जानकारी हमें इस किताब से नहीं मिलता है, क्योंकि ये महापद्मनंद थे ना कि बुद्धिस्ट भी नहीं थे, ना जैन धर्म को पालन करते थे, अब पता नहीं कौन सी धर्म को पालन करते थे। ये बंदा था तो बहुत भयानक ही। तो महापद्मनंद महावंशा इनकी चर्चा नहीं करता है इतिहास में, तो इनकी चर्चा कहाँ से मिलता है? पुराण से इनका चर्चा है, पुराण में ये पाए जाते हैं और वहीं से पता चलता है कि नंद वंश था। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध में गणराज व्यवस्था का अंत किस वंश के शासक ने किया था? बताया अभी, बिंबिसार, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य और अजातशत्रु। मैंने बताया अभी कि महापद्मनंद ने पूरा का पूरा गणराज्य को खत्म किया और एक विस्तार साम्राज्य का निर्माण किया। वो ऐसा साम्राज्य जिसमें 2 लाख सेना हुआ करता था, 60,000 घुड़सवारी और 20,000 हाथियों का बेड़ा हुआ करता था, इतना बड़ा। और उन्होंने 9 साम्राज्य, क्षत्रिय साम्राज्य को रौंद डाला था, इसलिए एक राट भी बोला जाता है इनको। और सर्व क्षत्रिय हंता भी इनको कहा जाता है, क्षत्रियों को विनाश करने वाला महापद्मनंद। इन्होंने गणराज्य व्यवस्था को खत्म करके एक शासन व्यवस्था लगाया था, और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिए, राजगृह नगर की सुरक्षा किस भू आकृतिक संरचना के कारण अत्यधिक मानी जाती है? 2 नदियों के संगम पर स्थित होना, पर्वतों के 5 श्रृंखलाओं से घिरा होना, खाइयों से घिरा होना और पत्थरों की दीवार से घिरा हुआ। अभी कुछ देर पहले इसके बारे में चर्चा कर रहा था कि ये पहाड़ों का किला है, पर्वतों, जो कि 5 पर्वतों से घिरा हुआ राजगृह था, और ये ऐसा किला का निर्माण किया जिसको भेदना आसान नहीं था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 83 देखिए, महापद्मनंद को एक छत्री कहे जाने का तात्पर्य क्या है? इनको एक छत्री भी कहा जाता था, और इसका मतलब है कि संपूर्ण भारतवर्ष का एकच शासन करने वाला पहला सम्राट है। ये मगध शासन का पहला सम्राट है ये, जो एक छत्री भी इनका टाइटल है। और इसका मतलब ये होता है संपूर्ण भारतवर्ष पर एक छत्र राज करने वाला को क्या बोलते हैं? एक छत्री बोला जाता है। आगे देखिए 84वां क्वेश्चन, हर एक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे जनता ने पदच्युत कर शिशुनाग को राजा बनाया? अजातशत्रु, काल अशोक,
नाग दशक और बिंबिसार अभी कुछ देर पहले बताया। शिशुनाग ने हर्यक वंश के आखिरी राजा नाग दशक को मार के हर्यक वंश के आखिरी राजा नाग दशक को मार के साम्राज्य बनाया था शिशुनाग ने। कहा जाता है कि नाग दशक के समय में सिविल वार हो गया था, लोग आंदोलन कर दिए थे नाग दशक के खिलाफ और उन्हीं को मार के शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उदयन किस कारण इतिहास में उल्लेखनीय है? और तो उदयन दो चीजों के लिए उल्लेखनीय है। एक तो पाटलिपुत्रा का निर्माण किया जो बाद में राजधानी बना, दूसरा अपने बाप को मारने के लिए अजातशत्रु को भी उदयन ने कूटा था, मारा था। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो ये इतिहास में आप बताएंगे उदयन ने किया था। और उदयन कौन था? तो अजातशत्रु के बेटा था। पितृहंतक डायनेस्टी, उस डायनेस्टी में बेटा ही अपने बाप को मार रहा हो। और नंद वंश के शासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो नंद वंश की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी विशाल सेना और साथ में उसकी प्रशासनिक केंद्रीकृत। अभी बताया था विशाल सेना का मतलब 2 लाख पैदल सैनिक, 2 लाख पैदल सैनिक, 60,000 घुड़सवारी हॉर्स जो थे ना, हॉर्स, और 20,000 हाथियों के सैनिक। इतने सैनिक थे और यही इसको मजबूत बनाता है, विशाल सेना और प्रशासनिक केंद्रीकृत करता है। यह नंद डायनेस्टी का सबसे बड़ा विशेषता थी। 87वां क्वेश्चन देखिए, नंद वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? क्यों था? क्योंकि लोकप्रिय असंतोष और कौटिल्य का योजना। देखो लोग इनसे नाराज हो गए थे और नाराज होने का कारण था इनका महापद्मनंद का बेटा धनानंद। इसने कर इतना लगा दिया था लोगों से कि लोग खाने के लिए मरने लगे थे। इसीलिए तो मेगास्थीन इंडिका में कहता है कि सबसे ज्यादा धन संपत्ति किसी वंश के पास था तो वो था नंद वंश। और धनानंद ने बहुत ही ज्यादा कर लगा दिया था और यही का कारण था कि कौटिल्य इसके खिलाफ हुआ और इसको मार के किसका? मौर्य साम्राज्य का गठन किया। आज के आखिरी क्वेश्चन ये देख लीजिए कि मगध साम्राज्य को भारत के पहले राजनीतिक एकीकरण का प्रतीक क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने विदेशी राजाओं को हराया, क्योंकि इसने गंगा घाटी में पहला साम्राज्य स्थापित किया, क्योंकि इसने दक्षिण भारत तक विस्तार किया, क्योंकि ये प्रथम शक्ति थी जिसने बहुजन पदों को एक किया। इसका आंसर डी होगा। मगध साम्राज्य पहला वो महाजनपद था जिसने बहुत सारे जनपदों को मगध साम्राज्य में मिलाया और एक बड़ा साम्राज्य का स्थापना किया। और इसी के लिए जाना जाता है कि बहुत सारे जनपदों को मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य का गठन करना। और इसीलिए मगध साम्राज्य ईरान से लेकर बंगाल और ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटका तक इतना बड़ा धरती का क्या रहा? तो इसका अधिकार रहा। आज के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।